आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 12 और चैप्टर नंबर 6 से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है जो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक का एक चैप्टर है और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उसे ही हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे 1991 में, उनको लेने की गवर्नमेंट को आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपने कंट्री में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा से चेंज करना चाहिए। हालांकि 1991 से भी पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई थी, लेकिन 1991 में उन्होंने बहुत स्पेशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया स्टेप्स था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाई द गवर्नमेंट हैव टेकन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है। सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि वो सारी पॉलिसीज़, वो सारी कंडीशंस, वो सारे स्टेप्स जो एक ग्रुप में लिखे जाते हैं जिनको फॉलो करना होता है, डायरेक्टेड टू एक्सेलरेटेड, और इसलिए वो बनाई जाती हैं पॉलिसी ताकि हम अपनी पेस को डायरेक्शन दे पाएँ, एक्सेलरेट कर पाएँ, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ली गई है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो सारी पॉलिसीज़ का एक सेट जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए। जो हमारी कंट्री में ग्रोथ चल रही होती है, जो डेवलपमेंट चल रहा होता है, उसे और एक्सेलरेट करने के लिए, उसको गति देने के लिए, उसको स्पीड देने के लिए, तो जो बंच ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, जो कंडीशंस रखी जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन 1991 में गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उठाए थे, बहुत सारे कदम उठाए थे, बहुत सारे स्टेप्स बनाए थे, पॉलिसीज़ बनाई थी टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस। जो हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी थी, जो क्राइसिस में जा रही थी, गर्त में जा रही थी, डूबती जा रही थी, स्पीड जो उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो गिरती जा रही थी, देश में महंगाई बढ़ रही थी और फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि देश में खर्चे बढ़ रहे थे गवर्नमेंट के और रेवेन्यू नहीं हो रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हालत बहुत ख़राब थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था। बाहर की कंट्री को हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही थी, तो उसके लिए हमें बाहर की कंट्रियों से लोन लेना पड़ रहा था और प्लस हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो गिरते जा रहे थे। सो दीज आर द सम ऑफ द क्राइसिस टिल 90s। जो 90 के दशक में जो ये क्राइसिस आ रहे थे, इन क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए 90 के दशक में जो ये हमारे साथ बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी, इन सब चीज़ों मुसीबतों से ऊपर उठने के लिए गवर्नमेंट ने सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, बहुत सारे नंबर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए। दीज रिफॉर्म्स केम टू बी नॉन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसे ही एक नाम दिया गया अलग से। हालांकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो पहले भी लिए गए थे 1991 से पहले, लेकिन जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लिए गए थे, ये एक बहुत बड़ा कदम था, तो इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का नाम दिया गया। तो पहले के मुकाबले जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये उनसे कहीं बेहतर और कुछ अलग थी, तो इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इसे नाम दिया गया, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए तो उसमें जो कैटेगरी बनाई गई वो 3 कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी थी आपकी एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसका मतलब ये था कि जितनी भी हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ थी उनको जो लाइसेंस लेने के लिए बोला गया था कि आप लाइसेंस लेकर ही अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो, उनको लाइसेंस फ्री कर दिया गया। अब जो मर्जी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहती हैं, कुछ इंडस्ट्री को छोड़कर, अभी भी कुछ इंडस्ट्री थी जिनको लाइसेंस के अंडर में रखा गया था, जो कंट्री के लिए बहुत सेंसिटिव थी, ठीक है। तो बाकी की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग फ्री कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप टेक्सटाइल का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, आप एग्रीकल्चर फूड आइटम्स का एग्जांपल ले सकते हो, बेवरेजेस का एग्जांपल ले सकते हो, रबड़ का एग्जांपल, पेपर का, वुडन वर्क का, हैंडीक्राफ्ट का। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी इनको लाइसेंसिंग फ्री कर दिया गया, इनके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, ये अपना इंडस्ट्रीज़ अपने हिसाब से शुरू कर सकते थे। मतलब बिल्कुल ही लिबरलाइजेशन की पॉलिसी डाल दी, लाइसेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया कि लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है, आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए भी इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद था पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को कोटा दिया गया था कि भाई आपको ही
प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि जो हमारे कंट्री में पब्लिक सेक्टर यूनिट थी 1990s तक मैक्सिमम हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर यूनिट ही रन कर रही थी। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो सिक यूनिट्स थी, जो चल नहीं पा रही थी, लेस एफिशिएंट्स थी या लॉस में जा रही थी, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। उसमें प्राइवेट्स लोगों को ऑनरशिप दी गई ताकि उन इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट लोग अपने हिसाब से चलाएँ और प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से टारगेटेड मैनर में उसको रन करें, जिससे देश में ग्रोथ हो। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मौका दिया गया पब्लिक सेक्टर यूनिट को चलाने के लिए और अपनी अपनी खुद की इंडस्ट्री भी शुरू करने के लिए, साथ साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट में उनको शेयर में पार्टनरशिप देने के लिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में प्राइवेटाइजेशन आए, प्राइवेट लोग आएँ, अपना पैसा लगाएं और अपने हिसाब से जिसमें पब्लिक गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप रहे और प्राइवेट लोगों की भी पार्टनरशिप रहे और दोनों मिलकर जो जितनी भी सिक यूनिट और लॉसेज यूनिट हैं, जो अनवाइएबल यूनिट्स हैं जो लॉस में जा रही हैं, उनको दोबारा से खड़ा करने में मदद करें। तो वो था आपका प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद था ग्लोबलाइजेशन, द पॉलिसीज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो जो भी गवर्नमेंट ने 1950 से लेकर 1990 तक जितना भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोटा लगा रखा था कि भाई हमें इन इन चीज़ों का इम्पोर्ट करना है या इन इन चीज़ों का हमें एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा ही लिबरलाइज बना दिया। अब आप किसी भी नेशन के साथ, और उसमें ग्लोबलाइजेशन में ये भी था कि कुछ कंट्री के साथ गवर्नमेंट क्या करती थी, ट्रेड नहीं करती थी। तो ग्लोबलाइजेशन में अब क्या कर दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ओपन कर दिया गया। आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी किसी भी कंट्री से करना चाहें, क्वांटिटी में करना चाहें, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का अभी भी कोटा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया। जिन चीज़ों की गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज़ें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन नेशंस के साथ, इन कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब बहुत ही मेजर पार्ट में ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था डिफरेंट नेशन के साथ, उसको ईजी बना दिया गया, उसको लिबरलाइज बना दिया गया, उसको कंफर्ट में डाल दिया गया ताकि आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके। देश में जितनी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जितनी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारी कंट्री को ग्रोथ दे सकती है, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो भी रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया गया। अब आप डिफरेंट नेशन के साथ अपना ट्रेडिंग कर सकते थे। जिन नेशन के साथ हमने ट्रेडिंग रोकी भी हुई थी, अब उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते थे। तो ये था आपका LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज भी जाना जाता है। और जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी 1991 में, इसका रीज़न था कि 90s के दशक तक जो देश को क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे, ये उसका एक रिजल्ट था, ये उसका एक सॉल्यूशन था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा। चलिए, ये कुछ रीज़न्स दिए हुए हैं आपके, जिनके जो रीज़न्स हैं आपके LPG पॉलिसी को लाने के, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज लाने के, ये कुछ रीज़न्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न है आपका राइज इन प्राइजेस। राइज इन प्राइजेस का मतलब होता है कि देश में जो प्राइसेस थे वो हाई होते जा रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो लोगों की डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी। क्योंकि डिमांड इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि कंट्री में मनी सप्लाई तो प्रॉपर हो रहा था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी था, लोगों के पास पैसा भी धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन लोगों की जो डिमांड थी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो इतनी बढ़ती जा रही थी कि लेकिन देश में उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि डिमांड के बढ़ने से, सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से देश में क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो रही थी। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से मनी सप्लाई पूरी कर रही थी, कंट्री में अपना रिसोर्सेज पूरे चल रहे थे, अच्छे तरीके से यूज़ हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था कंट्री में, लोगों के पास पैसे का फ्लो भी हो रहा था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो GDP थी, जो प्रोडक्शन था, वो उस लेवल पे नहीं हो रहा था, जिससे कंट्री में क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन रही थी। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया, LPG को। अगला है राइज इन फिस्कल डेफिसिट। तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा राइज इन प्राइजेस, अगला है राइज इन फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब ये होता है कि देश में जो कंट्री में जो सरकार होती है, जो अपने कंट्री के ऊपर जो खर्चा करती है, टोटल एक्सपेंडिचर जो करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या फिर हम डिफेंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जितना भी खर्चा एक कंट्री अपने अलग अलग एरियाज़ में करती है, उसके पैरेलल में जो कंट्री इनकम रेवेन्यू अर्न करती है टैक्सेस से, या फिर अपने जितने भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैसा लगाती है, उससे जो कंट्री के पास पैसा आता है, वो पैसा रेवेन्यू
जितना नहीं आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा कम कंट्री का खर्चा हो रहा था, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन टोटल इनकम। तो कंट्री को जो रेवेन्यू हो रही थी और कंट्री का जो खर्चा हो रहा था वो खर्चा रेवेन्यू से ज़्यादा बैठ रहा था। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से कंट्री का ज़्यादा होता है तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कंट्री क्या करती है, लोन लेना शुरू कर देती है। बाहर की कंट्री से या कहीं से भी लोन का अरेंजमेंट करती है, आरबीआई से लोन लेती है या बाहर की कंट्री से वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, और जिससे जो कंट्री के ऊपर एक लोन का दबाव बन जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट का दबाव बन जाता है, इंटरेस्ट लायबिलिटी बन जाती है। तो इसमें देखिए मेंशन किया होगा कि 1991 इंटरेस्ट लायबिलिटी बिकम 36.4% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था उसका जो मतलब इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी वो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर की 36% बैठ रही थी। तो अब उसके बाद हुआ क्या था कि ये हो क्यों रहा था, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि जो वो ऐसा इसलिए हो रहा था कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी होती है, जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। तो ये वो खर्चे होते हैं जिनसे कंट्री को इनकम भी होती है। लेकिन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनके खर्च करने से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं होती, लेकिन सोशल फैक्टर है या जो सोसाइटी है वो डेवलप करती है। जैसे कि हमने डिफेंस पे पैसा लगाया, या हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसा लगाया, पुलिस पे पैसा लगाया, जस्टिस पे पैसा लगाया, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनसे कंपनी की कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। सोशल ग्रोथ होती है, सोशली बेनिफिट मिलता है, लेकिन इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं मिलता। तो इससे भी जो कंट्री का फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ता जा रहा था। अगला है आपका इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जो पैसा हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमें पे करना होता है। जब हम अपनी कंट्री से का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब हमें बाहर की कंट्री से व्यापार करना होता है या बाहर की कंट्री हमारे कंट्री से व्यापार करती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम बाहर की कंट्री से व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं, हम बाहर से सामान ज़्यादा मंगवा रहे हैं और हम सामान ज़्यादा मंगवा रहे हैं और बाहर की कंट्री से व्यापार कम कर रहे हैं, ठीक है, और बाहर की कंट्री हमारे यहाँ व्यापार ज़्यादा कर रही है, तो उससे क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, रेजिडेंस ऑफ कंट्री ट्रेडेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती है और बाहर की कंट्री हमारे कंट्री के साथ व्यापार करती है, तो उस सिचुएशन में अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उस केस में क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो आपका बढ़ेगा। मतलब आपको बाहर वालों को फ़ॉरन पेमेंट ज़्यादा करनी है। तो जब आपकी फ़ॉरन पेमेंट ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में कई बार आपको फ़ॉरन लोन लेना पड़ जाता है लार्ज अमाउंट में। तो आप इसमें देखिए मेंशन किया गया कि 1980-81 में हमारा जो फ़ॉरन लोन था, जो हमें फ़ॉरन लोन लिया था हमने फ़ॉरन पेमेंट करने के लिए, वो हमारा 2214 करोड़ था, जो बढ़कर 1990 में मतलब 1990 में वो थोड़ा सा 17,367 करोड़ पे पहुंच गया था। टू कवर दिस डेफिसिट लार्ज अमाउंट ऑफ फ़ॉरन लोन्स, तो हमें क्या करना था, फ़ॉरन लोन को लेना था इस बड़े अमाउंट को। ये हमारा 2214 हमारा ये इतना हमारा क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था जो हमें करना था। इसको कम करने के लिए हमें फ़ॉरन लोन लेना पड़ गया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थी वो हमारी क्या हो रही थी, एडवर्सली इंक्रीज़ हो रही थी। मतलब हमें बाहर वालों को पेमेंट ज़्यादा करनी थी जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम व्यापार कर रहे थे। अगला था आपका इराक वॉर। इराक वॉर का मतलब ये था कि 1991 में जो आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ थी, जिसमें से इराक एक कंट्री थी, उसके ऊपर क्या हुआ था कि वहाँ पे वॉर की सिचुएशन बन गई थी, वॉर शुरू हो गया था। और वहाँ से एक ये था कि हमें पेट्रोल की सप्लाई मिलती थी। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे वॉर की सिचुएशन रेज होने से क्या हुआ कि वहाँ के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, जिसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ की कंट्री के बिज़नेस पे पड़ा, क्योंकि जब हम पेट्रोल परचेज़ करते थे वहाँ से तो वो हमें महंगा पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट जो थी वो हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर्स को बियर करनी पड़ती थी। और दूसरा, जो बाकी की गल्फ़ कंट्रीज़ थी इराक से जुड़ी हुई, और जो बाकी की गल्फ़ कंट्री जैसे यूएई हो गई या फिर आपकी सऊदी अरब हो गई, तो बाहर की जो कंट्री थी जिनसे हमारा व्यापार चलता था, हमने उनसे व्यापार किया था, हमने उनको सप्लाई किया था, हमने उनको एक्सपोर्ट किया था सामान, तो उनसे जो हमारी फ़ॉरेन करेंसी थी वो भी हमारी रुक गई थी, क्योंकि वॉर की सिचुएशन होने से बाकी की जो गल्फ़ कंट्री थी वो भी अफेक्ट हो गई थी। तो उस सिचुएशन में हुआ क्या कि हमने जो उनसे पैसा लेना था, फ़ॉरेन करेंसी जो हमारी उनसे आनी थी, वो फ़ॉरेन करेंसी हमारी वो भी रुक गई थी। तो जिससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री के जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो रिड्यूस हो गए थे।
तो एक प्रॉब्लम ये 1991 में हो गई थी। उसके बाद 1991 तक जो 1947 से लेकर हमारे कंट्री में जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, ठीक है, चाहे वो स्टील में वर्क कर रही हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कर रही हो, चाहे वो आपका बैंकिंग में वर्क कर रही हो, ठीक है, और चाहे वो आपका एनर्जी में वर्क कर रही हो, तो जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो सारी क्या होती जा रही थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस देना कम कर रही थी, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में वर्कआउट नहीं कर रही थी। क्योंकि वह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से क्या था कि जो उसके जो अधिकारी होते थे वो जो उनके हेड होते थे, राजनीतिक अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे, इंडस्ट्रीज़ में इंटरफेरेंस करते थे। वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूनिट्स को चलाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। जो वहाँ के वर्कर्स होते थे, एम्प्लॉई होते थे, उनका कोई एम्प्लॉयज़ जो होते थे उनकी जो एफिशिएंसी होती थी, जो वर्किंग क्राइटेरिया होता था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, तो वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए ज़्यादा नहीं सोचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी उनकी जो लायबिलिटी थी वो भी गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ती जा रही थी। जो जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी वो लॉसेस में जा रही थी, नुकसान में जा रही थी, उनको कवर करने के लिए पैसा चाहिए था। तो ये भी सिचुएशन 1991 तक गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही थी। और उसके बाद जो हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। वो इसलिए कम होते जा रहे थे क्योंकि हमारे कंट्री में इंपोर्ट की सिचुएशंस ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। हमारे जो बाहर की पेमेंट करनी थी, जो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशन में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसकी पेमेंट करने के लिए जो हमें बाहर की कंट्रीज़ को पेमेंट करनी पड़ रही थी, उससे हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को यूज़ करना पड़ रहा था। तो इसलिए क्या हो रहा था कि जो हमारे रिज़र्व थे वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गए थे 1991 तक। और जो हमारे इंपोर्ट के बिल थे, कई बार उनकी पेमेंट 2-2 हफ्ते तक रुक जाती थी, क्योंकि हमारे पास कई बार फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व आने होते थे, हमारे पास होते नहीं थे, तो हम इंपोर्ट की पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो भी कम हो पा रहे थे और कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इंपोर्ट सफ़र कर रहा था। तो दीज ऑल आर द सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर creates a problem in front of government to run the country in better way, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री को अच्छे तरीके से चलाने में ये सारे पॉइंट्स जो थे ये गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.